हाँ मैं वीबीटी पढ़ा रहा था। देखो वीबीटी की लिमिटेशन पढ़ा रहा था, क्लियर है, ठीक है। वीबीटी की लिमिटेशन आपको पढ़ा रहा था मैं, है ना। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन एक्चुअल शेप ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने आपको CH4 बता दिया था, है ना। अब देखो जैसे हम BF3 देखते हैं, समझना ध्यान से। बोरोन, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0, समझने की कोशिश करना, है ना। ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये है बेटा ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अब देखो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भाई जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2 सॉरी 2py2 2pz1, ये होता है। अब बोरोन है, बोरोन में तो एक ही अनपेयर्ड है। फ्लोरीन में कितने अनपेयर्ड है? एक अनपेयर्ड है, पर 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना भाई। पर कितना? एक अनपेयर्ड है, तो क्या जाएगा पहली एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz0। अब देखो 3 अनपेयर्ड हो गए, बोलो 3 अनपेयर्ड हो गए। अब मैं बोरोन कैसे बनाता हूं, देखो ये मान लिया py है, ये मान लिया px है, ठीक है, और ये s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तुमने py मान लिया, ये px मान लिया, pz खाली है, चाहे pz मान लो, चलो इसको pz, ये px py परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब 3 फ्लोरीन है, किसी फ्लोरीन में देखो मान लो ये F1 है, ये F2 कर दो, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। px py pz ये होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। ऐसे आप F3 लिख लो, 1s2 2s2 2px1 2py2 2pz2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है, तीनों की एनर्जी बराबर है, ठीक है। अगर अब देखो फ्लोरीन का pz अगर इसके साथ कंबाइन कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो ये बॉन्ड आना चाहिए, है ना, ये ओवरलैप कर गया। इधर px के साथ ओवरलैप करा दो, ये। अब s है, कोई दूसरा p के साथ ओवरलैप करा दो, ये, है ना। s तो क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है चारों तरफ, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल। अब देखो, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो बॉन्ड है B, ये F और ये F, ये वाला कहीं भी हो सकता है, ये तो नॉन डायरेक्शनल है। मान ले देखो pz pz में हो रहा है, ये px px में हो रहा है, और ये बच्चा py तो py और s में हो रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर आना चाहिए, है ना। तो चलो मान लिया हमने ऐसे कैसे लिख दिया इसको, तो क्या होना चाहिए? ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए? छोटा भाई, ये वाली ओवरलैपिंग किसके बीच में होनी चाहिए? इसका s और इसका p। ये किस में है? p और p में। ये किस में है? p और p में, है ना। एंगल क्या होना चाहिए इसमें? 90 का, क्योंकि px और py में एंगल 90 का होता है ना, समझना ध्यान से। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, है ना। ग्राउंड स्टेट, फिर हमने एक्साइटेड स्टेट क्यों लिया, ये बात समझ में आई? एक्साइटेड स्टेट क्यों लिया, ये क्लियर हुई? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड था, फ्लोरीन 3 है, हमको 3 अनपेयर्ड चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में लेना पड़ेगा, है ना। अब देखो 3 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा इसमें, तो ये पी में बन रहा है, ये पी और पी में बन रहा है। मान लिया ये था पी वाई, ये पी एक्स कोई भी एक्सिस मान लो, तो पी एक्स और पी वाई में एंगल कितना होना चाहिए? 90। भाई एस तो क्या होता है? स्फेरिकल होता है, ये तो किसी भी एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा,
90 डिग्री क्यों है बेटा? पीएक्स और पीवाई में 90 तो होता है ना, पीएक्स पीवाई पीजेड में एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बराबर होना चाहिए, ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए, है ना, एस और पीजेड है। ये बॉन्ड क्या होना चाहिए? छोटा है, एसपी है। नेचर अलग होना चाहिए भाई, ये एसपी है, बॉन्ड एनर्जी अलग होनी चाहिए, पीपी की अलग बॉन्ड एनर्जी होगी, एसपी की बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। लेकिन एक्चुअल में जो BF3 की शेप होती है, एक्चुअल में BF3 की शेप होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल होता है 120 का, ये शेप होती है। सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, इसका लिख लेना। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होता है, ऑल BF bonds are equal, bond length equal, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, एंगल कितने होते हैं? 120 का एंगल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब ये कैसे मालूम चलेगी? आगे एक कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन, आगे एक कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन, अभी आपको नहीं पता, पता चलेगा, लेकिन ये नहीं होती शेप। तो ये क्या होगी? VBT की लिमिटेशन हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन हो गई कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप डिटरमाइन नहीं कर पाता है। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग इनका नेचर अलग होना चाहिए बॉन्ड का, ये एसपी ओवरलैपिंग है, ये पीपी ओवरलैपिंग है। ठीक है, देखो अभी ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप कैसे आई ये तुम्हें नहीं पता, एक्चुअल में ये शेप होती है। तो एक कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उससे मालूम चलेगी कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप क्या होती है। VBT फेल होने के बाद साइंटिस्ट ने कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया, है ना, वो क्या होगा पढ़ेंगे आगे। ध्रुव गोयल पूछ रहा मेरे से H2O कि सर H2O है तो फिर तो पाई बॉन्ड भी बनना चाहिए, है ना। देखो जैसे ये है H2O, तो ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p x2 2py1 2pz1। अब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान देना, H2O ये है ना, ये H2O है, दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब हम VBT लगा के देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो PZ है और PY है, PZ और PY है। मान लिया Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये हमने O बनाया, ये PZ है इसका, और S की ओवरलैपिंग करा दो, हाइड्रोजन क्या होगा? S होगा, ऐसे PY इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, S इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए? PZ और S की ओवरलैपिंग, ये होना चाहिए PY और S की ओवरलैपिंग। अब देखो PZ और PY में एंगल क्या होता है बेटा? 90, तो शेप क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए इसकी, है ना, एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी होती है, बेंट, बेंट शेप होती है, बेंट। एंगल क्या होना चाहिए था? 90, पर एक्चुअल में इसका जो एंगल होता है बेटा 104 डिग्री होता है, समझे। इसका मतलब ये भी क्या है? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन है, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ VBT। H2 एक्चुअल में बेंट होता है ना, बेंट कैसे आएगा, क्यों आएगा, मालूम चलेगा। ठीक है, और VBT के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 का, है ना, क्योंकि PX और PY में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन 90 नहीं होता, एक्चुअल में 104 डिग्री होता है, और एक्चुअल शेप क्या होती है? बेंट होती है। इसके अकॉर्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? 90, इस तरह का शेप होनी चाहिए, पर ऐसी नहीं होती। ये भी क्या है? लिमिटेशन है। चलो किया नोट, बढ़े आगे। मीथेन में बेटा एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, एक्चुअल टेट्राहेड्रल शेप होती है मीथेन की। हाइब्रिडाइजेशन में सब पढ़ेंगे, कुछ चीज अभी समझ में नहीं आएंगी तो हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, H2O2 वगैरह सब कैसे बनाएंगे, सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। चलो ये देखो,
हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लिखो जरा साथ साथ, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, चलो पहले मुझे ये बताओ आप, जैसे बेटा ये HF है, HCl है, HBr है और HI है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है सारे सिग्मा बॉन्ड है, पता ही है तुम्हें। अगर किन्हीं दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा है, दो है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तीन है तो एक सिग्मा दो पाई होंगे। मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ इनमें किसकी ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ सोच समझ के जवाब दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, HF। देखो क्या है, ये 1s और 2p की ओवरलैपिंग से बनेगा, ये 1s और 3p की ओवरलैपिंग से बनेगा, ये 1s और 4p की ओवरलैपिंग से बन रहा होगा, ये 1s और 5p की ओवरलैपिंग से बन रहा होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के साइज में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी कम होगी। या देखो 1s 2s है, 2p है, एक तो इनमें एनर्जी में डिफरेंस है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है 1s 2p। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है साइज बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ती है, लिख लेना। ठीक है, जो साइज होगा ऑर्बिटल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एनर्जी भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वैसे तो एन, जितना एन ज्यादा होगा एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ती है। तो देखो यहां पर एनर्जी डिफरेंस कम है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, HF, इसके बाद HCl, इसके बाद HBr और इसके बाद HI। नोट कर लो, HI लिख लो, लिख लिया। अब ये बताओ 1s इसमें आपको स्ट्रेंथ बतानी है, और 2s लिखते जाओ, 2p 3p 2p 3p 4p 4p 5p 5p, है ना। जैसे पहली ओवरलैपिंग 1s में हो रही है, दूसरी 2s में हो रही है, तीसरी 2p और 3p में हो रही है, चौथी 4p और 4p में हो रही है, पांचवी 5p और 5p में हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ 1s में होगी। देखो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी। लिख लेना, मैं लिख देता हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। लिख लिया। अब देखो सेकेंड, इसमें सेकेंड अगर n फिक्स है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर n फिक्स है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। देखो बेटा s ऑर्बिटल जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और p ऑर्बिटल क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। समझना ध्यान से, s ऑर्बिटल क्या होता है, डायरेक्शनल, सॉरी नॉन डायरेक्शनल, है ना। s किसी भी एक्सिस के अलोंग रखोगे तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, स्फेरिकली तो है ना। ये थोड़ा ना बोलते हैं कि s एक्स एक्सिस के अलोंग है
वाई एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। लेकिन पी को कैसे बोलते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। पी वाई जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस है। पी जेड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है और एस ऑर्बिटल होता है नॉन डायरेक्शनल। तो ध्यान रखना, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। तो अगर एन फिक्स होगा, जैसे ये है बेटा 2s और 2s, 2p 2s और 2p 2p, तो जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा उतना ओवरलैपिंग ज्यादा, उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, लिख लिया इसमें? हाँ बिल्कुल सही बेटा, 2p 2p। जब एन फिक्स है, ध्यान रखना, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, 1s 1s ज्यादा लिखा रहा हूं, फिर 2s 2s, फिर 2p 2p। अगर एन फिक्स है, एन फिक्स है, सेम है, तो डायरेक्शनल नेचर पर स्ट्रेंथ या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी। इतनी बात हजम हुई? अब एक चीज सुनना बेटा, जैसे कार्बन कार्बन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, बाद में कई बार पूछेंगे। कार्बन कार्बन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सिग्मा बॉन्ड है सब में, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फ्लोरीन फ्लोरीन, है ना, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। और सारा किसमें? ये भाई सब में 2p2p होगा, साइज सेम है, लगभग साइज सिमिलर है। लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी होगी, ध्यान रखना, जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सीसी की, फिर एनएन की, फिर ओ की, फिर एफएफ की। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। इसका रीजन लिखो। तो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, और फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर। ठीक है, देखो साइज लगभग बराबर है इनका, साइज लगभग बराबर है इनका, साइज लगभग बराबर है इनका। अब साइज बराबर है तो यहाँ पर 3 लोन पेयर है। तो बेटा 3 लोन पेयर ये और 3 लोन पेयर ये, आपस में क्या होगा? लड़ेंगे, रिपल्शन होगा लोन पेयर पर। लोन पेयर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज की तरह। यहाँ पर क्या होगा? 2 लोन पेयर है, इनमें थोड़ा रिपल्शन कम होगा। यहाँ एक ही लोन पेयर है, इसमें रिपल्शन और कम होगा। इसमें कार्बन कार्बन में एक भी लोन पेयर नहीं होता। तो जितना रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है, रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन में है ना, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। देखो तभी तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि कैटिनेशन पावर होती है कार्बन की। कैटिनेशन पावर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ चेन, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। तो कार्बन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बना लेता है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है ना, सीसी बॉन्ड कितने सारे? 10 कार्बन 20 कार्बन जुड़ जाते हैं। लेकिन आपने नाइट्रोजन नहीं देखा होगा, आपने ऑक्सीजन नहीं देखा होगा, आपने फ्लोरीन नहीं देखा होगा। तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा सीसी में होगी, फिर एनएन में होगी, फिर ओ में होगी, फिर एफएफ में होगी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, गॉट इट? चलो अभी बताओ, सीसी और एसआई एसआई, इन दोनों में किसमें सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? सीसी और एसआई एसआई, बिल्कुल सही है, सीसी में ज्यादा होगी, छोटा साइज है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है? सीसी सही है, बिल्कुल सारे लोग सही बता रहे हैं बिल्कुल। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, डब्बे में बंद करना। और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन तो होंगे F2 Cl2 Br2 और I2, है ना। भाई ये FF है, F का साइज छोटा होता है, Cl का साइज थोड़ा बड़ा होता है, Br का साइज और बड़ा होता है, आयोडीन का और बड़ा होता है। इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है आपको, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। देखो इसमें सबसे ज्यादा होती है Cl2 की, इसके बाद होती है Br2 की, इसके बाद होती है F2 की, और सबसे कम होती है I2 की।
ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है ना। I2 आप मैक्सिमम क्यों बता रहे हो भाई, I2 तो मिनिमम होगा भाई, साइज क्या है, बहुत बड़ा है ना, 5p है, साइज बहुत बड़ा है, ओवरलैपिंग कम होगी। हाँ, F2 की मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही है विशाखा, F2 की मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन F2 की तीसरे नंबर पे आ जाती है, तो वो लिखोगे रिपल्शन की वजह से, है ना, साइज छोटा है, 2p है, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। वैसे तो F2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज छोटा होने के कारण भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, लेकिन साथ साथ लोन पेयर रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है ना। लेकिन Cl का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखो F2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा F2 की होनी चाहिए थी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे थोड़ी कम है ना, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, लेकिन क्या हो जाएगा इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ा कम होगा, जिस वजह से Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको लिख लेना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा Cl2 की होगी, फिर Br2 होगी, फिर F2 की भाई एक्सेप्शनली लो क्यों हो गई, तो लिख लेना ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, साइज छोटा होने के कारण लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल सही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा Cl2 Br2 F2, ये याद रख लेना, आगे तक 2-3 बार आना है, ये भूल मत जाना, ठीक है। एक्सेप्शन इसको डिब्बे में बंद कर लो, ये दोनों का कंबाइंड फैक्ट है बेटा, साइज भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, लोन पे रिपल्शन। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल आया होगा, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, पहले चेक किया होगा हमें ये आ रहा है, F2 की कम आ रही है, होनी F2 की ज्यादा चाहिए थी, एक्सपेरिमेंटल देख के फिर उसका रीजन क्या है, इसकी कम क्यों है, क्योंकि छोटे साइज के कारण लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए कम है। अब सबसे कम I2 की क्यों है भाई, I2 का साइज तो काफी बड़ा है। हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की तरह याद कर लो इसको। अब बात आती है, देखो सुनना ध्यान से बेटा, जैसे N2 है ना, N2 एग्जिस्ट करता है पर P2 एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मल टेम्परेचर पर, ऐसे ही O2 एग्जिस्ट करता है पर Si2 एग्जिस्ट नहीं करता, S2 नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। O2 एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान रखना इसमें, देखो पहले हम O2 की बात करते हैं, O डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। अब जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से, कोलेटरल बोलते हैं, लेटरल 2p समझ रहे हो ना, 2p ओवरलैपिंग से। राइटिंग क्लियर लिखो, निशांत यही बोलता रहता है यार भाई, देख राइटिंग तो मैं इससे ज्यादा अच्छा लिख ही नहीं सकता, इससे साफ मैंने पहली बार लिखा होगा इतना साफ। तुम फिजिकल क्लास में पढ़ रहे होते ना, तो तुम्हें मेरा एक्चुअल राइटिंग मालूम चलता कि मैं कितना बुरा लिखता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिख सकता। देखो ये सिग्मा बॉन्ड और ये बेटा पाई बॉन्ड है ना। अब सुनो, सिग्मा बॉन्ड तो एसएस मतलब सॉरी एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। तो बेटा ये होगा 2p और ये भी होगा 2p, मतलब p पाई बॉन्ड बोलेंगे इसको, p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड है ना, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं S2 की, तो बेटा ऐसे सिंगल बॉन्ड तो चलो बन जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड इसमें नहीं बन पाता, क्योंकि 3p के बीच में 3p साइज बड़ा हो गया, 3p साइज बड़ा हो गया तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, ये देख लेना, 3p साइज बड़ा हो गया
तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, इसलिए S2 नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं बनता है। और क्या बनता है? S6 बनता है। S6 ये शेप होती है S6 की। एक दो तीन चार पांच बना दिया मैंने। S6 नहीं S8, सॉरी S8 बनता है। ये क्राउन शेप S8 है ना, क्राउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाना जरा। S यहाँ भी S, यहाँ भी S बनाओ। S S S S। बेटा पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। देखो 2p में पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन 3p 4p 4p 5p 5p पाई बॉन्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण। भाई 5p साइज बड़ा होगा तो जो 5p के इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे वाले का जो न्यूक्लियस होगा, इनमें क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती, अट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो पाई ध्यान रखना, पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब साइज छोटा होगा। 2p में बनेगा। 3p 3p 4p 4p 5p 5p में पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर पूछा एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग तो O2 में ज्यादा होगी, S2 में तो है ही नहीं, बनेगा ही नहीं। क्लियर है? नॉर्मल टेम्परेचर पर S2 एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन एग्जिस्ट करता है? S8। और सारे क्या बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। देखो ये SS के बीच में सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। याद हो गया होगा? क्लियर है? यस। ऐसे ही सेम N2 एग्जिस्ट करता है पर P2 एग्जिस्ट नहीं करता। देखो N2 एग्जिस्ट करता है, 3 बॉन्ड बन जाते हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई, पर P2 ये एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन सेम, 3p में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम रीजन आ गया। N2 एग्जिस्ट करेगा लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता। P4 एग्जिस्ट करता है। P4 स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, देख लो। सेम रीजन आ गया, क्योंकि 3p में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। 3p में पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। चलो लिख लो जरा। N2 एग्जिस्ट करता है पर P2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया क्यों नहीं करेगा? देखो लिख लो। 2p में पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन 3p 4p 5p में पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता अंडर नॉर्मल कंडीशन। नीतीश मान कह रहा है सर हमें ये नहीं पता कौन एग्जिस्ट करेगा। मैं बता रहा हूं बेटा, देख O2 एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? O2 में एक सिग्मा एक पाई क्यों हो रहा है? क्योंकि 2p में ओवरलैपिंग हो जाती है, लेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग 2p में ही होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। 3p में नहीं होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। N2 एग्जिस्ट करता है, P2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से O2 एग्जिस्ट करता है लेकिन S2 एग्जिस्ट नहीं करता। निशान पूछता हमें कैसे पता? यार मेरी बात मान ले, मैं बता तो रहा हूं। हाँ सिग्मा हो सकता है बेटा, 3p सिग्मा हो सकता है, 4p सिग्मा बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड तो 2p में बनेगा, 3p 4p में नहीं बनेगा। चलो, ओवरलैपिंग का मतलब होता है ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, O2 एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है, पर P2 और S2 एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब ऐसे देखो, ये होता है बेटा जैसे CO2 होता है ना। लिखो जरा, CO2 एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मोलिक्यूल, डिस्क्रीट मोलिक्यूल है ना, डिस्क्रीट DISCRET, डिस्क्रीट मोलिक्यूल। डिस्क्रीट मतलब सिंगल मोलिक्यूल की तरह CO2 एग्जिस्ट करता है, या कह सकते हो CO2 गैस होता है एंड एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मोलिक्यूल। डिस्क्रीट मतलब सिंगल मोलिक्यूल, है ना।
but while SiO2 exist as solid and has giant structure। देखो इसका तो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना है इसको जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, और गैस होता है CO2, पता है तुम्हें ना। सॉलिड करना हो तो हमें प्रेशर कम करना पड़ता है, सॉरी प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर कम करना पड़ता है, तो सॉलिड CO2 बनता है। सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। लेकिन एट रूम टेम्परेचर CO2 एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मतलब बेटा सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। और SiO2 सॉलिड होता है और जायंट स्ट्रक्चर होता है। जायंट मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक फॉर्म में। बताऊंगा क्या होता है स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो उसका रीजन क्या होता है बेटा, CO2 में देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, ये पाई बॉन्ड है ना। तो ऑक्सीजन का क्या है, 2p है ना। ऑक्सीजन का क्या है, 2p है। लेकिन अगर SiO2 बनेगा तो SiO2 का क्या होगा, Si का 3p होगा। भैया कार्बन का भी 2p होता है, और ऑक्सीजन का भी 2p है, पर Si का क्या होगा 3p, और कार्बन का क्या होगा, तो सॉरी ऑक्सीजन का क्या होगा 2p। तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा लेकिन पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 2p और 3p में पाई बॉन्ड नहीं बनता है, पर 2p और 2p में पाई बॉन्ड बनता है ना। तो इसमें p पाई बॉन्डिंग होती है, p पाई बॉन्डिंग होती है। SiO2 में p पाई बॉन्डिंग नहीं होती। इसी वजह से SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बड़ा स्ट्रक्चर, सारे सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं ऐसे। अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड बनाता जाता है, अरे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता जाता है, जाइंट स्ट्रक्चर बनता जाता है इसका, है ना। सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं भाई। हाँ देखो CO2 गैस होता है क्योंकि बेटा इसमें पाई बॉन्ड बन जाता है, पहले ही बताया। पाई बॉन्ड देखो 2p में बनेगा, है ना, 2p में। लेकिन बहुत बड़ा होता है बेटा, जायंट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, पॉलीमेरिक होता है। अब SiO2 में पाई बॉन्ड नहीं बनता, है ना, पाई बॉन्ड नहीं बनता SiO2 में, क्योंकि Si का तो 3p है, ऑक्सीजन का 2p है। तो 2p और 3p में कोलेट्रल ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, तो नहीं बनता है। ठीक है, यस और नो। तो यही रीजन है। अब जब बहुत बड़ा बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो सॉलिड होगा, है ना, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो सॉलिड होगा। जाइंट स्ट्रक्चर का रीजन यही है। यहाँ तो आराम से सेटिस्फाई हो गया, कार्बन सेटिस्फाई, है ना, ऑक्सीजन का 2p 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, है ना, पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड क्यों, 2p में, पर यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो अपनी भूख को शांत करने के लिए क्या बनाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल से मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाता जाएगा, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर इतना, यस, ओके।